नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले प्रश्न की हम बात करें कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो पहला प्रश्न हमारा है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो कोयला पेट्रोल डीजल आदि का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, जल प्रदूषण, ऑप्शन बी भू प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो कोयला पेट्रोल और डीजल का जो दहन का मूल स्रोत वो क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, भू प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है? तो आपने इस इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कोयला हो या पेट्रोल हो तो ये क्या होती हैं, दहन। जब इनका दहन होता है तो क्या निकलती है इसमें से? वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कौन सी चीज़ है जो रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। ऑप्शन डी ओजोन। तो कौन सी चीज़ है जो किस में घुल जाती है? आरबीसी जो ब्लड के अंदर क्या होती है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बोलते हैं एचबी, और इसके अंदर होती है आरबीसी। अब आरबीसी में कौन सी चीज़ घुल जाती है? तो हीमोग्लोबिन में घुल जाती है कौन? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर लेती है, उसमें घुल जाती है। आपने देखा होगा एक महिला है, अब महिला क्या बनाती है कि जब खाना बनाती है जब महिला खाना बनाती है तो महिला की जो श्वास के द्वारा जो धुआं होता है वो उसकी नालियों में चला जाता है, जो नलिकाएं होती हैं। तो उसको क्या आती है, खांसी सी आती है। उसको क्या आती है, खांसी सी आती है। तो वो क्या कर लेती है, उसके रक्त के अंदर क्या चला गया, उसके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसमें क्या चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ से निकलती है? जैसे अध जली लकड़ी हो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो उसको क्या होती है, खांसी आती है और दम घुटने लगता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब बात करें हम इमेज के माध्यम से देखें तो ये जो कण देख पा रहे हैं आप, ये कण किसके हैं? हीमोग्लोबिन में आरबीसी के। अब बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला है इसका CO। मौजूदगी में क्या होता है? इसकी मौजूदगी में गैस बॉयलर, स्टोव, खुद जलने वाले उपकरण। नुकसान क्या है? ज़्यादा मात्रा होने से मौत हो जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है? तो निम्न में से कौन सी गैस है जो वायु प्रदूषक है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसी कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। SO2 इसका फॉर्मूला होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? यूपीपीसीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी मेथिल मर्क्यूरी, ऑप्शन सी गुलाब का पौधा, ऑप्शन डी सूरजमुखी का पुष्प। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो आप इमेज के माध्यम से देखें कि इमेज में क्या बताया गया है। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन बोले तो गाँव में कहते हैं, गाँव की भाषा में इसे कहते हैं काई। क्या कहते हैं? काई।
तो वायु प्रदूषण के जो जैविक सूचक हैं वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लाइकेन्स। क्या है? लाइकेन्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसी कहते हैं काई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हवा। ऑप्शन डी हवा। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से, जैसे वायुमंडल को हमें क्या बनाना है? प्रदूषण से मुक्त युक्त बनाना है, यानी कि प्रदूषण ना हो। तो क्या चीज़ कराई जाए? क्या चीज़ होनी चाहिए? ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी जाए, वर्षा कराई जाए, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाए, या हवा तेज चलाई जाए? तो क्या होना चाहिए? तो अगर प्रदूषण युक्त वायुमंडल बनाना है, स्वच्छ बनाना है वायुमंडल को, तो क्या हो? बारिश कराई जाए। जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, बारिश कराई जाए तो क्या होगा? वायुमंडल स्वच्छ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वर्षा होनी चाहिए, तो वायुमंडल स्वच्छ या साफ सुथरा हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? यूपीपीसीएस 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन डी डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो बताएं इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? सिगरेट। क्या है ये? सिगरेट। अब सिगरेट का ये क्या है? धुआं। क्या है ये? धुआं। इस सिगरेट के धुएं में क्या चीज़ होती है? तो सिगरेट के धुएं की बात करें, धुएं में क्या चीज़ होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होती है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए चीन, यूपीपीसीएस 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अम्लीय वर्षा सर्वाधिक कौन से देश में होती है? तो चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देख पा रहे हैं ये है एसिड रेन का इमेज। H2SO4, HNO3, H2O, NO2 और SO2। अब SO2 जो होती है हमारी, वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और SO2 के कारण क्या होता है? SO2 के कारण जो आप देख पा रहे हैं, ताजमहल का रंग जो है वो क्या हो रहा है? पीला होता जा रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। और अम्लीय वर्षा में क्या होती है? SO2 की मात्रा होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अब बात करें कि अम्लीय वर्षा सर्वाधिक किस देश में होती है? तो वो तो होती है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नॉर्वे में। अब चलते हैं हम नॉर्वे की बात। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कि नाव चलेगी सिलो, नाव चलेगी सिलो, तो सिलो से हो गई ओस्लो। अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे को ही मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नॉर्वे को। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल पुरस्कार यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? यूपीपीसीएस 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये अम्लीय वर्षा हो रही है, ये क्या वन है, ये क्या इमारत है बनी हुई बिल्डिंग। तो ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी CH, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी में अगर लगा लें हम तो कौन सा है N2 नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में SO2। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी विषाणु प्रदूषक 221। तो भूमिगत जल के लिए दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं, शैवाल हैं, आर्सेनिक है या विषाणु हैं। तो आप देख पा रहे हैं इमेज के माध्यम से अगर हम बात करें किसकी, जल के अंदर जो भूमिगत जल है और इसके अंदर अजैविक प्रदूषक एक है, उसको मिला दिया जाए तो क्या होता है, त्वचा पर ये छाले से पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, पैर क्या हो रहा है, पैरों पे छाले से पड़ रहे हैं, हाथ पैरों पे क्या होने लगती हैं, त्वचा बेकार होने लगती है। तो किसकी कमी से, यानी कि किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आर्सेनिक की मात्रा जल के अंदर बढ़ जाती है तो त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए क्लोरीन की, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी ओजोन की, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। तो नदी के अंदर जो जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए, जल का जो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित होता है, उसके निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसकी मात्रा मापी जाती है कि जल प्रदूषित हो चुका है? तो वो ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा सही है तो जल प्रदूषित नहीं हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा कम तो जल प्रदूषण हो गया है। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो घुली हुई मात्रा मापी जाती है वो मापी जाती है ऑक्सीजन की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन की, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? एनडीए की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है 2020 के अंदर। ऑप्शन ए वनारोपण, ऑप्शन बी वनों की हानि, ऑप्शन सी भूजल को अत्यधिक मात्रा में निकालना, ऑप्शन डी बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? भूमिगत जल के लिए वो कारण नहीं है। जैसे वनों की हानि हो जाएगी, वनों की हानि करेंगे तो भूजल में कमी आएगी। ऑप्शन सी भूजल को अत्यधिक मात्रा में निकालना, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण करना, ये भी नहीं है। अब बात करें कि कौन सा नहीं है, तो ये तो हो जाएंगे कमी वाले। इनकी कमी, इनका यदि आप सेवन करते हैं, मान के चलो वनों की हानि होती है तो जल की मात्रा में कमी आएगी, भूजल को अत्यधिक निकालेंगे जल की मात्रा में कमी आएगी, बड़े पैमाने पर कंक्रीट का प्रयोग करेंगे जल की मात्रा में कमी आएगी। लेकिन किसके कारण से नहीं आएगी जल की मात्रा में कमी? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वनारोपण करने से जल की मात्रा में कमी नहीं आएगी, बल्कि जल की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अत्यधिक वन लगाने से जल की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत से बालक बालिकाएं हैं और लोग भी हैं, क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ वनारोपण कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो निम्न में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? अभी हमने बताया था आर्सेनिक के कारण क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा पर क्या पड़ने लगते हैं, फफोले छाले से पड़ने शुरू हो जाते हैं, यदि जल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा हो जाती है तब।
तो कहाँ पर हुआ था सर्वाधिक? तो सर्वाधिक की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी महानदी। तो कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जैसे ये जल बह रहा है, ये क्या है? जल। अब जल में जगह जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या रेत हो जा रहा है, इकट्ठा क्या होता है? रेत। तो इसे कहते हैं मरुस्थल। क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो जैविक ज़्यादा बनाती है ये नदी, कौन सी नदी है? तो वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दामोदर नदी। क्या बनाती है? जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है, क्योंकि जगह जगह क्या बनाती है? ये मरुस्थल रेत के स्थान बनाते चली जाती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दामोदर नदी, दामोदर नदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यूपीपीसीएस 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सई और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अब हम बात करें यमुना नदी की। ये यमुना नदी की क्या है? इमेज है। तो यमुना नदी भारत की एक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर एक स्थान है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज से गंगा में मिल जाती है। यानी कि प्रयागराज में आकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो यमुना नदी। अगले चलते हैं गोमती नदी। तो गोमती नदी, ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये है गोमती नदी की इमेज, ये है यमुना नदी की इमेज। तो गोमती नदी जो है राज्य के पीलीभीत जिले के माधव टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से निकलती है। 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद ये गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। यानी कि गंगा नदी में विलय हो जाती है। कहाँ पर? तो गाजीपुर का एक जिला है सैदपुर, तो सैदपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? गोमती नदी। तो जैविक नदी। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना नदी, ऑप्शन ए और गोमती नदी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1995 में। अब हम बात करें गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो इस उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री यानी गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, कहाँ से होते हुए ये जाती है। उत्तराखंड गढ़मुक्तेश्वर होते हुए कानपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, बिहार, पटना और पश्चिम बंगाल में जाएगी। म्यांमार से होते हुए कहाँ पर जाएगी? बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जब किया गया था वो 1985 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं। हमने नदियों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। आप हमारी वीडियो देखें तो नदियों का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सदाबहारी नदियाँ हो चाहे बरसाती नदियाँ हो, हमने एक एक नदी को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर अगला है 25। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए अक्टूबर 2008 में, ऑप्शन बी फरवरी 2009 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 2009 में,
ऑप्शन डी मार्च 2010 में। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी ध्वनि या शोर। तो हम बात करें ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है हमारा, ग्रीन मफलर पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति होती है। पेड़ और झाड़ियों की क्या होती है? पंक्ति होती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पेड़ हैं, पेड़ों की क्या है? पंक्तियाँ हैं। पेड़ों की क्या है? पंक्तियाँ हैं। तो पेड़ और झाड़ियों की एक पंक्ति होती है जिसे सौर अवशोषक के रूप में काम करने के लिए उगाया और बनाए रखा जाता है। ये प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और चलने वाले वाहनों द्वारा जो उत्पन्न होती हैं निलंबित कण पदार्थ धूल के निपटान का कारण बनता है। जैसे वाहनों से जो जो धूल के कण उत्पन्न होते हैं तो इससे भी इसको राहत मिलती है और ये वायु प्रदूषण को भी क्या करता है? कम करते हैं। कौन? पेड़ और पौधे। जैसे अशोक का पौधा है, नीम के पौधे हैं, ये वायु प्रदूषण को क्या करते हैं? ये वायु प्रदूषण को कम करने वाले सबसे अच्छे पौधे हैं, नीम का पौधा और जैसे कि हम बात करें अशोक का पौधा। तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो किससे है? ध्वनि या शोर से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ग्रीन मफलर बोले तो कौन? ग्रीन मफलर बोले तो कौन? ध्वनि या शोर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए नैनोमीटर्स, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी हर्ज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि प्रदूषण के किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर से संबंधित है ध्वनि प्रदूषण। आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है? डेसिबल इकाई। तो डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख रूप से कारक कौन सा है? तो यूपीआरओ 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं इस क्लास के माध्यम से, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो कौन सा है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित? तो पहले हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा की। नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी बौछार की जाती है तो उससे क्या निकलती है? अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और क्रिप्टॉन और बेरियम भी निकलता है। जैसे ये क्या है? बेरियम और ये क्या है? क्रिप्टॉन। क्या है? क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन और बेरियम और अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो न्यूट्रॉनों की यूरेनियम परमाणु पर बमबारी बौछार की जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किया जाता है ऊष्मीय प्रदूषण में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकली, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है ये? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भोपाल गैस त्रासदी मिथाल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? अब कब प्रश्न कहाँ पूछा हुआ है? उत्तराखंड, यूडीए और एलडीए 2007 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाल आइसोसाइनेट यानी कि रिसाव, जो गैस रिसाव हुई थी मिथाल आइसोसाइनेट, कब? ऑप्शन ए 2 दिसंबर 1982, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1985, ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1986। तो कब हुई थी?
हम बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुई थी भोपाल के अंदर, इसलिए उसका नाम दिया गया भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट। हुआ क्या इससे, जैसे ये गैस रिसने लगी, रिसाव हुआ इस गैस का, तो अत्यधिक मात्रा में जो भवन निर्माण थे उनको क्षति पहुंची थी। आप देख पा रहे हैं ये भवन निर्माण है तो इनको क्या हो रही है, नुकसान हुआ था। क्या हुआ था, नुकसान, ये नष्ट हो गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 के अंदर। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भोपाल, फिर वही क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। यूपी पीसीएस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछ ले, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिसाव, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो बताइए भोपाल गैस दुर्घटना का संबंध किस गैस का है। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन पर कि भोपाल गैस दुर्घटना का संबंध किससे है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो किस गैस से है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। CGPCS 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस क्लास के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय दुर्घटना, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा। तो बताएं चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी बौछार की जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये नाभिकीय क्या है, नाभिकीय क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय क्रिया कहलाती है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये नाभिकों से क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो नाभिकीय दुर्घटना चेरनोबिल दुर्घटना से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। RAS RTS 1992 में पूछा हुआ प्रश्न था। ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी पौधों की पत्तियां, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जीवाणु नष्ट नहीं कर पाते। गोबर, तो गोबर को तो कर लेते हैं जीवाणु नष्ट, पौधों की पत्तियों को खा लेते हैं, खाद्य पदार्थों को भी खा लेते हैं, लेकिन मेरे भैया क्या नहीं होती नष्ट जीवाणुओं से, तो वो हमारी कौन, प्लास्टिक। क्या है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्लास्टिक जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। UPPCS 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए सिगरेट का टुकड़ा, ऑप्शन बी चमड़े का जूता, ऑप्शन सी फोटो फिल्म, ऑप्शन डी प्लास्टिक का थैला। तो कौन सी वस्तु है जिसको छः बोला था नष्ट होने में समय लगता है। तो सिगरेट का धुआं, सिगरेट का टुकड़ा ये भी नष्ट जल्दी हो जाएगा, चमड़े का जूता ये भी नष्ट हो जाएगा, फोटो फिल्म भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक का जो थैला, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, प्लास्टिक का थैला, इसको क्षय होने में, इसको नष्ट होने में अधिक समय लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक का थैला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखें, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता। UPPCS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ये सभी। तो उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने से, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, उर्वरकों का, यूरिया उर्वरक खाद का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है, तो क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें होंगी, मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये सभी क्या होंगे, हानिकारक हैं। मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। किससे,
उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? यूपीपीसीएस बीईओ की परीक्षा में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1994। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1986 में भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी कनाडा में एक प्रमुख ये पर्यावरणीय मुद्दा है? एनडीए 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए अम्ल अपक्षेपण अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी भूजल क्षीणता या रिक्तता, ऑप्शन सी भूमि निम्नीकरण, ऑप्शन डी मरुस्थलीकरण। तो पूर्वी कनाडा में एक पर्यावरणीय मुद्दा क्या रहा था? एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। क्या रहा था? अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल अपक्षेपण अम्ल वर्षण। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगले प्रश्न के बाद, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए UVA, ऑप्शन बी UVB, ऑप्शन सी UVC। ये सूर्य है जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं। तो कौन सी चीज़ है जो क्या है पराबैंगनी किरणों में से? पराबैंगनी किरणें तो सभी हैं, UVA भी है, UVB है, UVC है, लेकिन इनमें से हानिकारक कौन सी हैं? तो ये किरणें कौन सी हैं हमारी? UVB, UVA। अब त्वचा पर कौन सी हानिकारक पहुंचा रहे हैं? तो UVC किरणें जो होती हैं वो त्वचा के लिए क्या है? हानिकारक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है UVC। अल्ट्रावायलेट सी किरणें क्या होती हैं? त्वचा के लिए हानिकारक हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब बात करें हम कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी मीथेन। अब कौन सी नहीं है? तो जरा ग्रीन हाउस गैसें देख लें एक बार। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना। तो ओ से हो जाएगी ओजोन, मी से हो जाएगी मीथेन, ना से हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और का से हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो जाएगी जल वाष्प। तो ओ मीना कल काजल लगाना, ये सब की सब गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड, और जा से जल वाष्प। अब देखें कौन सा क्वेश्चन नहीं है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? हीलियम नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हीलियम है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इनके निम्न में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कोयला। तो कौन सा है जो निम्न ईंधनों में से न्यूनतम पर्यावरणीय उत्पन्न करता है? तो अब हम बात करें, एक डीजल है, कोयला है और पेट्रोल है। ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ है। अब बचा कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन। तो ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हाइड्रोजन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बात करें ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 मार्च,
ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्या है, अल्ट्रावायलेट ए किरणें हैं, ए किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं और अल्ट्रावायलेट सी किरणें हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और इसमें जो हानिकारक किरणें होती हैं वो होती हैं यूवी सी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो सी किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं। अब वो किसके लिए हानिकारक पहुंचाती हैं? तो जो हमारी ये कौन सी परत है, ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत को क्या पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं। अब हम जब करें अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो हम बात करें ओजोन दिवस की मोटाई किससे नापी जाती है ओजोन की, तो वो नापी जाती है डाबसन से। किससे? ओजोन की मोटाई किससे नापी जाती है? डाबसन से नापी जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर है? तो ये समताप मंडल में है। कहाँ पर है? समताप मंडल में, समताप मंडल में है। डाबसन से इसकी मोटाई नापी जाती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जो गंगा एक्शन प्लान किस सुधार के लिए लाया गया था? ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता, ऑप्शन बी जल का वेग, ऑप्शन सी जल की प्रचुरता, ऑप्शन डी जल के तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान क्यों लाया गया था? तो आप देख पा रहे हैं इमेज के माध्यम से, जल को शुद्ध करने के लिए, तो जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाने का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, भूमंडलीय तापमान का क्या कारण है? तो भूमंडल ये जो तापन है, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, किसकी? गर्माहट जो हो रही है वो क्यों हो रही है? क्या कारण है उसके तापमान में वृद्धि हो रही है? ऑप्शन ए हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो भूमंडलीय तापमान है, भूमंडलीय तापमान है, इसमें वृद्धि क्यों हो रही है? तो क्यों हो रही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो क्या होगी? भूमंडलीय तापमान का कारण बनेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन ए सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ऑप्शन डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट का कारण क्या है? तो ये गैसीय अपशिष्ट सब्जी एवं फलों से निकलने वाले छिलके होते हैं, या घरों से निकलने वाली जो नालियों का गंदा पानी है वो, या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, लकड़ी और कोयला का जो धुआं है वो क्या गैसीय अपशिष्ट का कारण है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? एसिड रेन। तो एसिड रेन की बात करें, ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, हमने बताया था अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 H1O3 भी है, लेकिन मुख्य की बात कर रहे हैं कि मुख्य प्रदूषक क्या है, तो वो है अम्लीय वर्षा का SO2। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो विश्व में जो ऊष्मा में जो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए वाहनों से निकली हुई गैस है, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से निकली गैस है, ऑप्शन सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, ऑप्शन डी रसोई गैस। तो विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो अगर हम जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये वाहनों से निकला हुआ क्या है? धुआं है। वाहनों से निकला हुआ
धुआं है। तो वाहनों से निकली हुई गैसें विश्व ऊष्मायन के लिए एक मुख्य कारक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, वाहनों से निकली हुई गैस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी बीटा किरणें। इमेज के माध्यम में देख पा रहे हैं आप, ये अल्ट्रावायलेट ए किरणें, अल्ट्रावायलेट बी किरणें, अल्ट्रावायलेट सी किरणें, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है। यानी कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं और हानिकारक किरणों से पृथ्वी के अंदर जो सुरक्षा हो रही है वो कौन सी चीज़ सुरक्षा कर रही है। तो ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन स्तर, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन सी चुंबक मंडल। तो हमने अभी बताया था कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट जो सी किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं। अब वो किस परत पर आकर टकराती हैं, तो वो है ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पर है, समताप मंडल के अंदर स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओजोन स्तर, ओजोन लेयर। जैसे देख पा रहे हैं ये अल्ट्रावायलेट के यहाँ सी किरणें हैं, ये ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इन किरणों से हमें बचाती है, यानी कि ओजोन परत। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन की मोटाई डाप्सन इकाई से मापी जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए धुआं और कुहासा, ऑप्शन बी वाहनों से निकलने वाली गैस हैं, ऑप्शन सी जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस, या ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, वाहनों से निकला हुआ धुआं, लकड़ी, वाहनों से निकला हुआ धुआं, तो वाहनों से निकली हुई गैस। और अगर हम बात करें, ये हमारा जलती हुई लकड़ी और चारकोल से निकली हुई गैस है। अगला हमारा धुआं, ये अगला क्या हमारा धुआं और कुहासा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हमने देखे पर्यावरण के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए थे, तो टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।